नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8 के हिंदी व्याकरण नई गुलमोहर से आपका लेसन नंबर 2 जो लेकर के आई थी। वो पहला जो है आपका क्लास, इसके पहले जो गया होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, और जो बाकी करा गया था इस वाले क्लास में आपको मिलेगा कंटेंट। तो चलिए आज का हम देखेंगे कि क्या आज हमको पढ़ना है। तो वर्ण तथा वर्णमाला पढ़ेंगे, और उसके बाद से ये अनुस्वार है, और इसके बाद से विसर्ग, ये सब हम आज कवर करेंगे। तो चलिए देखेंगे हम, ठीक है। इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे आने वाली जो क्लासेस रहेगी आपको मिलती रहेगी और आप अध्ययन कर सकेंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ण तथा वर्णमाला। तो देखिए, पिछली कक्षाओं में हिंदी की वर्णमाला से आप परिचित हो चुके हैं, अर्थात आप पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं हिंदी के वर्णमाला जैसे स्वर और व्यंजन को मिला करके बनता है, ठीक है। पूरे स्वर और व्यंजन को मिला करके जो बनता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। आप यह जानते हैं कि अधिकांश ध्वनियाँ और उनके वर्ण हिंदी को संस्कृत से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। हिंदी क्या है हमारी, संस्कृत हमारी आदि जननी है, हिंदी हमारी जननी है, ठीक है। हिंदी में कुछ नई ध्वनियाँ विकसित हुई है और उनके लिए वर्ण बना लिए गए हैं, ठीक है। संस्कृत से ज़्यादातर मिली है और कुछ जो है हिंदी के भी बनाए गए हैं। संस्कृत से जो वर्ण हिंदी को मिले हैं उन्हें परंपरागत वर्ण, तथा हिंदी में जो वर्ण विकसित किए गए हैं उनको नवीन वर्ण कहा जाता है। अर्थात जो संस्कृत से मिले हैं उनको परंपरागत वर्ण कहते हैं, और जो नए में जो बनाए गए हैं हिंदी के उनको नवीन वर्ण कहते हैं। नवीन वर्ण जो है आपका दो तरह के हैं। एक वे जो दूसरी भाषाओं से आने वाली ध्वनियों के लिए बनाए गए हैं, तथा वे जो हिंदी से अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण विकसित हो गए हैं, ठीक है। उन्हें आगत ध्वनियाँ कहा गया है। परंपरागत और नवीन ध्वनियों एवं उनके वर्णों के विषय में आप पिछली कक्षाओं में पर्याप्त अध्ययन कर चुके हैं। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है। आपके फर्स्ट से ही सब शुरू हो जाते हैं वर्ण और वर्णमाला, जो आप पढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं, तो उसको ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप को पता ही है वर्णमाला क्या है, चाहे कौन कौन से वर्ण हैं, ये सब आप समझते ही हैं। स्वरों और उनकी मात्राओं, एक से अधिक व्यंजनों को मिलाकर लिखे जाते हैं। नियमों का मानक वर्तनी के नियमों के आदि के विषय में भी सभी छात्र पर्याप्त जानकारी रखते हैं। अर्थात स्वर और उनके मात्राओं को भी आप जानते हैं, और व्यंजन को स्वर मिलाकर लिखा जाता है ये भी आप जानते हैं, ठीक है। उनके वर्णों की चर्चा करना चाहेंगे जिन सही जानकारी के अभाव में छात्र वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। अर्थात जैसे आपको पता नहीं रहता है और सही वर्तनी की कैसे लिखते हैं, और आप जो है अशुद्धि कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, तो उनके बारे में हम क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब महत्वपूर्ण ध्वनियाँ और उनके वर्ण हम देखेंगे कि कैसे होते हैं। तो जैसे ये री स्वर है, ठीक है। तो री स्वर यह पहले भी बताया जा चुका है कि संस्कृत में री एक स्वर नहीं ध्वनि थी, ठीक है। री क्या थी, स्वर ध्वनि थी। अन्य स्वरों की तरह ही इसके उच्चारण में भी वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती थी। हिंदी तक आते आते स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया और हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण र में हलंत प्लस ई से री के रूप में करने लगे, और आज यही हिंदी का मानक उच्चारण बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ये जो री वाला जो है, आप ऐसे आप जो है स्वर में देखते हैं री, लेकिन अभी र पे मात्रा लगा करके हम री लिखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे। और हिंदी में रिक्शा तथा ऋषि शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गई है। अर्थात उच्चारण में एक ही जैसे उच्चारित होगा ये वाला र और ई वाला री, और ये जो है स्वर वाला री
ये जो है उच्चारण करेंगे तो एक ही जैसे साउंड आएगा री का, ठीक है। चूंकि संस्कृत में री स्वर से बनने वाले अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं, तो अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए हम आज भी उनको उसी वर्तनी से लिखते हैं जैसे संस्कृत में लिखते थे। अतः ध्यान रखिए, लिखते समय ऋषि, कृपा, ऋचा आदि शब्द री वर्ड से ही लिखे जाएंगे, भले ही इनका उच्चरित रूप ऋषि, कृपा, ऋचा हो गया हो, ठीक है। अर्थात भले ही आपको इस रूप में लिख रहे हैं र ई के रूप में, लेकिन आपको क्या है उच्चरित करेंगे तो क्या है कि इस तरह से करेंगे, ऋषि, कृपा, इस तरह का, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या है? अनुनासिक क्या है? एक नासिक के कृत स्वर ध्वनि है। क्या है? स्वर ध्वनि है, यह तो आप जानते ही हैं, ठीक है। समस्त नासिक के ध्वनियों को उच्चारण में वायु मुख और नासिक दोनों रास्तों में बाहर निकलती है, अर्थात नाक और मुख से दोनों से ही बाहर निकलती है हवा। तो संस्कृत में हिंदी को जो स्वर मिले थे वे सब निरनुनासिक या मौखिक थे, ठीक है। जो संस्कृत से हिंदी को जो स्वर मिले थे वो निरनुनासिक थे, और फिर क्या हुआ कि यह मौखिक थे, अर्थात मुख से उच्चरित होते थे, ठीक है। अर्थात ये उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता था और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती थी, अर्थात मुख से उच्चरित होते थे। हिंदी में आने के बाद सभी स्वरों का उच्चारण दो तरह से होने लगा, मतलब होने लगा सभी स्वरों का उच्चारण। तो पहला हम देखेंगे संस्कृत की तरह केवल मुख से वायु को बाहर निकालकर, अर्थात संस्कृत से की तरह ही केवल मुख से क्या है वायु को बाहर निकालकर, और मुख और नासिका दोनों मार्गों में वायु को बाहर निकालकर, अर्थात दोनों रास्तों से बाहर निकाल करके मुख और नासिका। पहले प्रकार के स्वरों को मौखिक स्वर कहा गया तथा दूसरे प्रकार के स्वरों को नासिक स्वर कहा गया, ठीक है। अर्थात जो पहले स्वर जो सिर्फ मुख से बोले गए उनको मौखिक, और जो नाक और मुख दोनों के माध्यम से बोले गए उनको नासिक या अनुनासिक कहा गया। चूँकि सभी अनुनासिक अपने निकटवर्ती मौखिक स्वरों की तुलना में शब्द का अर्थ बदलने लगे, इसलिए हिंदी में समस्त अनुनासिक स्वर महत्वपूर्ण हो गए। जैसे भाग का भाग, ऐसे चंद्र बिंदु लगा करके, ये चंद्र बिंदु जो है आपका यह क्या है, यह अनुनासिक सिर्फ हिंदी का ही है, यह हिंदी में ही मिलता है, ठीक है। संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं आता है, नहीं मिलता है, ठीक है। गोद का गोंद और सवार का संवार, जैसे इस पे अनुनासिक लगाकर आदि। अतः अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। मुख के साथ साथ क्या होती है, नाक से भी बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब ध्यान रखने कुछ बातें इसमें हुए हैं। सभी स्वरों और उनकी मात्राओं के चिन्हों हिंदी के संस्कृत से मिले ही थे, ठीक है। सभी स्वर की मात्राओं के चिन्ह जो थे वो कहाँ से मिले थे, संस्कृत से मिले थे। आवश्यकता इस बात की थी कि अनुनासिकता के लिए भी कोई चिन्ह या वर्ड बनाया जाए जिससे लिखित भाषा में मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर के अंतर किया जा सके, ठीक है। अर्थात उसको जो मुख से उच्चरित हो रहा है और जो नाक से उच्चरित हो रहा है उसको अलग किया जा सके, यह हिंदी में इस तरह का विचार किया गया और बनाया गया। अतः अनुनासिक के लिए दो चिन्ह बिंदु, जैसे ये जो है आपका शिरोरेख के ऊपर एक डॉट दे करके बनाया गया, और चंद्र बिंदु के लिए देखिए यह जो है चांद की तरह बनाया है, उसमें एक डॉट किया गया है, यह जो है आपका चंद्र बिंदु कहलाता है। और आगे चलेंगे, जैसा आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जिन स्वरों को शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता है, अर्थात कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, तथा जिनके ऊपर स्थान खाली नहीं होता है, अर्थात मात्रा या अंश मौजूद होता है, उनके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। जैसे देखिए आपको
चंद्र बिंदु में देखेंगे अंगीठी मतलब किस तरह के शब्द है, गांव, आँख, साच, पूंछ, पाँच, ये जो है ये क्या है, चंद्र बिंदु लगा करके ही लिखे जाएंगे। और बिंदु में देखिए सिंचाई, में, मैं और चोंच और हैं, पोछा जैसे शब्द जो है हमको इस तरह से हम लिखेंगे। सिर्फ जो म का म जैसे मतलब उच्चारित होते हैं म के रूप में, इसको म के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अनुस्वार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अनुस्वार, जहाँ अनुनासिक एक नासिक के कृत स्वर, वहीं अनुस्वार एक नासिक के कृत क्या है, व्यंजन है। अनुस्वार क्या था, अनुनासिक क्या था, नासिक के कृत स्वर था। और अनुस्वार क्या है, नासिक के कृत एक व्यंजन है। ठीक है, नासिक के व्यंजन होने के कारण इसके उच्चारण में भी वायु मुख और नासिका दोनों मार्गों से बाहर निकलती है। और हिंदी में देखेंगे अनुस्वार या तो शब्द के मध्य में आता है या फिर शब्द के अंत में इसका आना कोई निर्धारित उच्चारण नहीं होता है। शब्द के मध्य में इसका उच्चारण उसके व्यंजन पर निर्भर करता है जो उसके बाद में आता है। ठीक है, यह बीच में भी आ सकता है और शब्द के लास्ट में भी। ठीक है, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी व्यंजन वर्ग के नासिक के रूप में उच्चारित होने लगता है। ठीक है, जिस वर्ग का, जैसे क वर्ग का आएगा तो उस व्यंजन के लास्ट में जो आएगा उसके रूप में उच्चारित होगा। उसी तरह से इसे च वर्ग के, ट वर्ग के, इसी तरह से। तो देखिए उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे क वर्ग व्यंजनों के अनुसार अनुस्वार का उच्चारण क वर्ग के नासिक के अंग से, देखो अभी मैंने बताया, और क के रूप में च वर्ग व्यंजनों के मतलब य के रूप में, और ट वर्ग में ण के रूप में, त वर्ग में न, और प वर्ग में म के रूप में लगता है। आगे चलेंगे और हम देखेंगे अनुस्वार को लिखकर दिखाने के लिए शिरोरेख जो आपकी शब्द के ऊपर रहती है उसके ऊपर एक डॉट का चिन्ह, मतलब एक डॉट जैसे लगा देंगे, चिन्ह बनाया जाता है जो शब्द के अनुस्वार के पहले आने वाले स्वर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे देखिए कुछ उदाहरण में देखेंगे आप, गंगा जो है इस तरह से ना लिख करके हम उसके ऊपर एक डॉट दे देंगे तो भी हो जाएगा। पंकज में भी ऐसे ही है, पंजाब शब्द में, कंटक में, पंडित में, हिंदी शब्द में, शांत में, देखिए चंपा में, अम्बा में। ठीक है, तो यह इस तरह से लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त शब्द के अंत में अनुस्वार का उच्चारण हमेशा म के रूप में ही होता है। अगर जो शब्द के अंत में रहेगा तो उसका क्या होगा, म के रूप में उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे अहम है तो अहम, म के रूप में, स्वयं है तो लास्ट में है, तो इसीलिए पुस्तकम है तो लास्ट में है तो म के रूप में उच्चारित होगा। ठीक है, और नहीं तो जो व्यंजन वर्गीय व्यंजन रहेंगे तो उसका पंचम वर्ण के रूप में होता है, जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। और वर्णमाला में अनुस्वार को अ, स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंग के रूप में दिखाया जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुस्वार केवल अ स्वर के बाद ही आएगा। यह किसी भी स्वर के बाद आ सकता है, जैसे आ। ठीक है, तो जैसे भांजा जो है कांड है में ई। ठीक है, इसी तरह से इंदु, ठीक है, हिंदी। ठीक है, इस तरह से आपका देख सकते हैं गुंजन, सुंदर। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे तो पेट, केंद्र आदि मानक वर्तनी नियमों के अनुसार सदैव बिंदु से लिखना चाहिए, उसके वर्ण से नहीं। अर्थात हिंदी का चंपा अमानक है, इसके मानक रूप में हिंदी में चंपा कैसे लिखेंगे, च पे अंक का मात्रा जैसे देके, अर्थात शिरोरेख के ऊपर एक डॉट लगा करके हम लिखेंगे। अब विसर्ग को हम जानेंगे कि विसर्ग क्या होता है। तो संस्कृत में ह ध्वनि का उच्चारण दो तरह से होता था, इसलिए वहाँ उच्चारण के स्तर पर ह हलंत के उच्चारण के लिए दो तरह की ध्वनियाँ थी। अर्थात ह के उच्चारण के लिए दो तरह की ध्वनियाँ थी, किसमें, संस्कृत में।
एक अघोष तथा दूसरी सघोष। और अघोष ध्वनि को लिखकर व्यक्त करने के लिए विसर्ग जो है ये का चिन्ह बनाया गया था। अघोष के लिए जो था उसके लिए विसर्ग का चिन्ह बनाया गया था, और तथा सघोष ध्वनि के लिए ह पे हलंत करके चिन्ह था। ये हिंदी में अघोष ध्वनि अर्थात विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो गया और इसे भी सघोष अर्थात ह हलंत की तरह से ही बोला जाने लगा। अर्थात सब संस्कृत से हिंदी में आया तो क्या हुआ, वह समाप्त हो गया और ह हलंत के रूप में ही जाने लगा। और उदाहरण के लिए देखेंगे तो हिंदी में प्रातः तथा सुबह शब्दों की अंतिम ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है, पर जहाँ तक लेखन का प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता था, यदि वे हिंदी में आ गए तो उनका विसर्ग साथ ही लिखा जाता है, जैसे स्वतः, अतः, मितः, प्रायः आदि, परंतु इनका उच्चारण क्रमशः स्वतः अर्थात ह के साथ में, अतः ह के साथ में, मति ही, प्रायः ऐसे ह रहता है साथ में, आदि के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होंगी, तो ध्यान क्या रखना है हमको देखेंगे थोड़ा। विसर्ग एक व्यंजन ध्वनि है जिसका हिंदी में उच्चारण ह की तरह से होता है और उसका चिन्ह जो है ऐसे दो डॉट बना करके लिखा जाता है। जैसे देखिए ऐसे दो डॉट होगा आपका, यह विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जो, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम देखेंगे आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण को हम जानेंगे कि आगत कौन सी ध्वनि है और उनके वर्ण क्या है। तो अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं से जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रकार की ध्वनियाँ आ चुकी हैं। ये ध्वनियाँ पहले से हिंदी में नहीं थी, अतः इनके वर्ण नहीं थे। हिंदी में इनके लिए नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। ये ध्वनियाँ और उनके लिए विकसित वर्ण इस प्रकार है, जिसको हम देखेंगे कैसे है। आगत स्वर देखेंगे तो ये जो है आपका आगत स्वर है, ठीक है। और आगत स्वर का जो है मात्रा जो है, जैसे कैसे हम लिखेंगे उदाहरण में देख लेंगे थोड़ा सा हम। तो उदाहरण में देखिए ये बाल है, उसमें स्वर का ये जो चंद्र बिंदु जो हम हिंदी में लगाते थे तो उसका जैसे इसमें हम एक डॉट देते थे, अब वो डॉट इसमें नहीं रहता है। इसमें अरबी वाले में, आगत वाले में बस उसके ऊपर बस चंद्रमा की तरह निशान रहता है, डॉट नहीं रहता है। ठीक है, वो बिंदी नहीं लगाता। आगत वाला जो इंडिया का है बिंदी उसमें ही लगता है, जो हिंदी का है बिंदी उसमें ही लगता है, जो आया हुआ है उसमें बिंदी नहीं लगता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगत स्वर का। आप लोगों ने देख लिया, ये आगत स्वर है आपका आ, उस पर बिंदी नहीं लगा है, सिर्फ चंद्रमा की तरह निशान है। और इसको ऐसे लिखेंगे जैसे सांप, टाय, स्टाप और बांस, जैसे इस तरह से हम लिखेंगे। यह जो है बना हुआ स्वर है। ठीक है, और आगत व्यंजन में देखेंगे हम, तो आगत व्यंजन में जैसे आप देख लेंगे जैसे वो नोक्ता लगाया हुआ जो रहता है ना, ये यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो परंपरागत वर्णों से बनाए जाने वाले शब्द जैसे है आपका फन है, तो ये इस तरह से फन बनेगा आगत में। ठीक है, पुष्प से फूल और सजा। ठीक है, जरा ये जो है क्या है आपके स्वर के, अरे व्यंजन के नीचे जो है आपका एक डॉट लगाते हैं नुक्ता वाले, वही आपका आगत व्यंजन है। और हिंदी का मानक वर्तनी अब देखेंगे हम थोड़ा कि हिंदी की मानक वर्तनी क्या है। तो हिंदी में मानक रूप से
कैसे लिखे जाए, अर्थात मानक रूप से कैसे लिखे जाए हिंदी में, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से नियम है, इसकी चर्चा पिछली कक्षाओं में की जा चुकी है और यह अपेक्षा की जाती है कि कक्षा 8 के तक ये सभी मानक रूप लिखना सीख चुके होंगे। फिर भी यह देखा जाएगा कि अनुस्वार और आगत ध्वनि जैसे र जो है के विभिन्न रूपों आदि के लेखन में अनेक छात्र गलतियां करते हैं। जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियों के बारे में हम ऊपर चर्चा मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो मैं ले चुकी हूँ उसमें देखेंगे। और जहाँ तक र के जो है आप देखेंगे कि विभिन्न रूपों के नियमों को जैसे लिखते हैं, जैसे यद्यपि पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हो चुकी है, फिर भी दोहराने के लिए पुनः चर्चा की जा रही है। जैसे देखेंगे थोड़ा सा हम एक झलक इसको देखिए। र के लिए संयुक्त रूप क्या होता है? र जो है आपका र व्यंजन उच्चारण के लिए सभी छात्र इससे परिचित है। जैसे र है आपका तो लिखकर व्यक्त करने के लिए चिन्ह जो है आपका, जैसे देखिए र हलंत में ऐसे है लिखते हैं और ऊपर जो है ये रेफ, और रेफ मतलब जो ऊपर आधा र जो हम लिखते हैं उसको रेफ बोलते हैं। और तथा ये जो है आपका ये क्या हलंत की तरह उल्टा जो लगा रहता है उसको पदेन के रूप में जानते हैं हम, ठीक है। भिन्न स्थितियों के लिए ये 3 स्थितियाँ इस प्रकार है, मतलब र को लिखने के लिए, ठीक है। एक पदेन और एक रेफ के रूप में और एक र पे हलंत, मतलब आधा र लिखना हो तो र पे हलंत लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे र स्वर, यदि र किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र हलंत वर्ण से लिखा जाएगा। अर्थात र किसी स्वर के साथ है तो शुद्ध र लिखने के लिए हमको उसको हलंत लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे र हलंत प्लस आ, न हलंत प्लस ई अर्थात रानी, ठीक है। उसी तरह से र हलंत प्लस ओ, ग हलंत प्लस अ से रोग, इसी तरह से मतलब स्वर के साथ में आ रहा है तो इसमें हमको यह जो है हलंत लगाने की ज़रूरत पड़ी है। जैसे र हलंत प्लस ए, ख हलंत प्लस अ से रेखा, इस तरह से हम देखेंगे। उदाहरण है आपके ये, ठीक है। आगे चलेंगे। अब जो है र व्यंजन जो है आप उसको देखेंगे। र व्यंजन यदि र किसी व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण ये जो है रेफ से लिखा जाएगा तथा वर्ण को रेफ कहते हैं। अभी बताए हमने ये जो उड़ता हुआ र जो ऊपर की तरफ लिखते हैं हम सिरों रेख के, उसको रेफ कहते हैं। यह हमेशा उस व्यंजन के सिरों रेख के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के साथ र मिला करके बोला जाता है। जैसे धर्म हो गया, अर्थ हो गया, सर्फ हो गया, जो उसके ऊपर देखिए आप सिरों रेख के ऊपर क्या है, उड़ रहा है। तर्क जो है ये जो है, अब देखिए स्वर रहित व्यंजन प्लस र, अर्थात स्वर से रहित जो व्यंजन हो और उसके साथ र हो तो ठीक है। तो यदि कोई स्वर रहित व्यंजन र हलंत के साथ मिलाकर बोला जाता है तब देखिए कैसे र को लिखते हैं, तब जो है उसको क्या बोलते हैं, पदेन के रूप में लिखते हैं। अर्थात ये जो आप हलंत जो है वो हलंत का चिन्ह से उल्टा लग जाता है, ठीक है, उस व्यंजन में, ठीक है। यह इसकी 3 स्थितियाँ होती है। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, स्वर रहित खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण में कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम देखेंगे उदाहरण। जैसे क्रम हो गया खड़ी पाई वाले व्यंजन में, भ्रम हो गया, प्रकाश, प्रेम, ठीक है, ग्रह, ध्रुव, ये इस तरह से लिखा जाएगा, यात्रा। और स्वर रहित खड़ी पाई वाला व्यंजन स प्लस र के रूप में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो स प्लस र के रूप में हम देखेंगे तो ये जो है आपका इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे श्रम, आश्रय, देखो स और र के रूप में है इसीलिए यह स्र बन गया, ठीक है। स और र मिलकर के स्र बनता है ना, तो इस तरह से लिखा जाएगा श्रम, आश्रय, प्रश्रय, ठीक है, श्रीमान, राजश्री, विश्राम, ठीक है, आदि इस तरह से हम लिखेंगे। और स री के रूप में लिखेंगे तो हम श्री लिखेंगे, ठीक है, री, उसको आधा स्र
और नीचे री का मात्रा लगा रहेगा। देखिए नीचे री का मात्रा लगा हुआ है, तो श्रृंगाल, श्रृंगार और श्रृंग आदि इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है। और स, र और री के अलावा कोई भी व्यंजन जैसे सय और इसे स्व होता है, सय से आधा सय होता है और सव से स्व होता है। इस तरह से देखिए, जैसे उदाहरण श्यामा, वैश्य, श्वास, श्वान आदि। ठीक है। अब देखेंगे हम स्वर रहित अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण प्लस र। ये सब हम सिर्फ अभी र के लिए ही देख रहे हैं कि र किन किन स्थितियों में कैसे कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है। आप जानते ही हैं कि अधूरी खड़ी पाई वाले कुल 6 वर्ण हैं। जैसे अधूरी खड़ी पाई, इनके में मतलब पूरा यह जैसे क में खड़ी पाई होता है ना, ऐसे इस तरह का जैसे क बनाते हैं तो इसमें खड़ी पाई होता है ऐसे। और जैसे अब अधूरी खड़ी पाई के लिए बोल रहा है, अर्थात जैसे ट बना रहे हैं तो छोटा सा खड़ी पाई और उसी में बना दे रहे हैं, ठ में भी छोटा सा खड़ी पाई और उसमें ठ, तो ये अधूरी खड़ी पाई बोला जाता है। ठीक है। इसको हम देखेंगे तो देखिए, आप जानते ही हैं कि अधूरी खड़ी पाई वाले जैसे कुल 6 वर्ण है, जैसे ट, ठ, ड, ढ और उसके बाद से द और ह, ट, ठ, ड, ढ, द और ह, ये जो है अधूरी खड़ी पाई वाले हैं व्यंजन। तो इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला देखिए, वे वर्ण जिनमें अधूरी खड़ी पाई पाई जाती है, ऊपर तथा नीचे दोनों ओर आती है। जैसे द जो है उसमें हम देखेंगे कैसे लिखेंगे इस हालात में। तो इसमें हम देखिए उदाहरण जैसे दिया हुआ है, यह जो द्र के रूप में लिखेंगे और ह में जो है आपके अंदर के तरफ र लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, वे वर्ण जिनमें अधूरी खड़ी पाई केवल ऊपर के भाग में आता है, नीचे नहीं, जैसे ट, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, उसमें ऐसे बन जाता है। ठीक है। उसमें इस तरह का हम लिखते हैं र। ठीक है। जहाँ तक ठ प्लस र के लिए और ढ प्लस र के लिए देखिए कोई भी मतलब क्या है शब्द हिंदी में नहीं है। ठीक है। और स्वर रहित जैसे बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण प्लस र जैसे स्वर रहित हो जो। ठीक है। उसके लिए कैसे हम लिखें, जैसे छ है और तथा र है, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो शब्द नहीं है इसमें छ र आता है, अतः इसके संयुक्त रूपों के लिखने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात इसको हमको संयुक्त रूप में लिखने की चिंता नहीं करनी है। ठीक है। जहाँ तक र के रूप में प्रश्न है, इस प्रकार भी दूसरा नियम लागू होगा। जैसे इधर देखेंगे र के लिए, तो र पे र के लिए इस तरह से होता है। जैसे देखिए गुर्राना, बर्रैया, जैसे इस तरह से हमको लिखना होता है र के लिए। ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में हम आगे के क्लास में देखेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आगे का क्लास में नेक्स्ट क्लास में मतलब लूँगी। चलिए, धन्यवाद।